आगा रूल्ला साहब के बयान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी फिर वक्त जो दिल्ली गया मेरे भाई वो वापस बच के नहीं आया है। आजाद साहब को देख लें, बघारी साहब को देख लें, किसी को भी देख लें, जो दिल्ली गया वहां से वो कुछ ना कुछ पंगा करने के लिए तैयार रहता है। तो मुझे लगता है अगर रूल्ला साहब वो अपनी एक इमेज बना रहे हैं, मुझे लगता है सीएम बने के क्या क्या चाहते हैं वो। जो एक रिजर्वेशन को लेकर कमेटी तश्कील दी गई है, तो इस पे आप अपने क्या व्यूज रखना चाहेंगे? कि जी इलेक्शन से पहले आप देखेंगे मंशूर में भी था कि जी हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करना या नजरसानी करना इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट हमसे ही वापस ले रही है। आप जो है पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट हमेशा बोलते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद जो अब कहीं ना कहीं पे आप भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर मोड़ पे डिफेंड कर रहे हैं। कि जब एक वक्त था, जब इलेक्शन था, सबने अपने अपने राय पेश की, सबने अपना अपना नजरिया रखा, मुखालफत भी की, हमायत भी की, हर चीज जो जिससे हो सका वो किया कि आवाम को जो है लुभाने के लिए इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए हैं, जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे दूसरी पार्टियां हर एक पार्टी अपना अपना मंशूर जारी करती है, तो किसके आज तक इतने पूरे हुए हैं? क्या पीडीपी ने जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए? क्या भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? नहीं हो पाते मेरे भाई। हाँ, इतनी बातें इलेक्शन ट्रेंड। उमर अब्दुल्ला साहब वो अपने वादों से और दावों से जो है कहीं ना कहीं पे यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। यू टर्न की जहां तक बात है, आपको ये पता होना चाहिए सबको कि ये यूटी है। यूटी और एक स्टेट में जो बहुत फर्क होता है, इसमें हमारे पास पहले 370 था, उसके बाद हमारे पास स्टेट। इलेक्शन का जो मंशूर था, अब कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने मंशूर से डगमगाती हुई नजर आ रही है। गैर जानबदार रह के सोचोगे, अब मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन अगर आप गैर जानबदार रह के सोचोगे तो मेरे ख्याल में ये अभी जो है जल्दबाजी होगी ये कहना कि वो कुछ नहीं कर पाए। आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट खालिद किरमानी साहब। खालिद साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को लेकर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन का जो मंशूर था, अब कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने मंशूर से डगमगाती हुई नजर आ रही है, तो किस तरह आप देखते हैं? देखिए इफ्तिखार भाई, अगर आप गैर जानबदार रह के सोचोगे, अब मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन अगर आप गैर जानबदार रह के सोचोगे तो मेरे ख्याल में ये अभी जो है जल्दबाजी होगी ये कहना कि वो कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है अभी तो 2 महीने हो गए हैं, तो इस 2 महीनों में कोई भी सरकार क्या कर लेगी? थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है अभी कबल अज वक्त होगा ये कहना कि वो कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल जो मुश्किलात आ रही है वो तो सबके सामने है, मुश्किलात उनके सामने हैं, लेकिन ये कहना कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे मुझे लगता नहीं, क्योंकि 5 साल ये गवर्नमेंट ने चलना है, अभी 2 महीने हुए हैं। तो जो लोग भी अगर इस पे तनकीद करेंगे, मैं सोचता हूँ कबल अज वक्त है अभी। खालिद साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वो अपने मंशूर से हट के काम कर रही हो, इस तरह के भी इल्जाम हैं, और साथ साथ में यह भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे इस वक्त ऑनरेबल सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो अपने वादों से और दावों से जो है कहीं ना कहीं पे यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखें, यू टर्न की जहां तक बात है, आपको ये पता होना चाहिए सबको कि ये यूटी है। यूटी और एक स्टेट में जो बहुत फर्क होता है, इसमें हमारे पास पहले 370 था, उसके बाद हमारे पास स्टेट थी, सब कुछ था। तो अगर वो वक्त और ये आप कहेंगे कि यूटी हम सेम एक जैसी उम्मीदें सबसे लगा के रखे, तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल है। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग काम करेंगे। बहरहाल जो परेशानियां आ रही हैं, आप देखिए, ये जो हम कह रहे हैं कि साल खत्म हो गया, कोई तोहफा नहीं आया कुछ, मुझे लगता है अभी कबल वक्त है, क्योंकि माली साल जो है, बजट सेशन जो है वो मार्च से शुरू होता है। तो मार्च के बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या रहती है, बजट में हमारे लिए क्या आता है, क्या हमें 12 जो सिलेंडर जो है वो दिए जाएंगे, हमें 200 यूनिट बिजली दी जाएगी या नहीं दी जाएगा, हमें राशन 10 किलो फराम किया जाएगा या नहीं किया जाए। ये मुझे लगता है कि मार्च तक हम सबको इसका वेट करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें कोई भी हतमी फैसला लेना चाहिए कि हमने क्या करना है। बहरहाल ये आपने जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है ये इस वक्त कमजोर है, उतनी पावरफुल नहीं है जितने ये लोग पहले समझ रहे थे कि ये बहुत हमें पावर होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त में ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और ये सेंटर की तरफ देखना इनकी मजबूरी है। जब तक ये सेंटर से हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक यहाँ पे काम चलने वाला मुझे लगता नहीं है।
और मुझे लगता ये भी नहीं है कि अभी यहाँ पे कोई स्टेट हुड या इस किस्म की कोई चीज सेंटर देने के लिए आमादा है, मुझे लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है यूटी है, तो इसमें यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के साथ हाथ मिलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। और जितने भी ये जो इलेक्शन से पहले वादे हुए थे, मुझे लगता है इनको इनको जानबूझ के इनको डिले करना पड़ेगा, चाहे वो 370 का हो या कोई और भी हो। तो जब तक सेंटर के साथ इनके रवाबत जो है गवर्नमेंट के ठीक नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है ये काम होने वाले नहीं है और बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इस पे जो उमर साहब का रवैया है इसमें ये कि वो चाहते हैं कि सेंटर के साथ हमारा तालमेल हो, सेंटर के साथ हमारा हाथ मिले। तो मुझे लगता है मेरे नजरिए से कि उमर साहब ये जो वक्त ऐसा है वो इस हिसाब से ठीक कर रहे हैं। खालिद साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक वक्त था इलेक्शन से कबल जब यहाँ पे एलजी साहब का रोल था, तो लोगों की जो है चुनी हुई सरकार नहीं थी। जब स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात की जा रही थी तो उस वक्त उमर साहब जो है मरकजी सरकार को और एलजी सरकार को बड़े लेवल पे जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन हालिया दिनों में उनका जो एक बयान आया, उन्होंने कहा था कि मीटर में ही इसका इलाज है। मीटर के रिलेटेड जो उनकी स्टेटमेंट आया, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए इफ्तिकार भाई, मैं ये कहूंगा कि देखिए हकीकत और सच्चाई यही है कि इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए ना, इनको हमारी जुबान में सोशल मीडिया पे कहते हैं हवाई फायरिंग। अब ये अगर वो कह गए हैं जो उन्होंने ये कहा था, तो उसके बाद वो अब इस पे जो मुकर रहे हैं, मुझे लगता है स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। हकीकत यही है, सच्चाई यही है, रियलिटी ये है कि आपके घर की इनकम अगर 10,000 है, तो आप आके उसको 10,000 में ही परिवार में आप जो है तकसीम करोगे, तो हमारी स्टेट की जितनी इनकम होगी, जितना हमारा सिस्टम होगा, जितना हमसे जो है टैक्स लिया जाएगा, उसी पे ये स्टेट चलेगी ना, अलग से तो कोई कोटा यहाँ पे आएगा नहीं। तो जब तक बिजली की जो है ये बचत नहीं होगी, जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, तो उमर साहब ने सीधा सीधा बोल दिया है कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तो फराम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि अड़चन आ रही है। जो वादे पहले किए गए, मैं ये आपको वसूख से कहता हूं, इनमें से चंद पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि इलेक्शन से पहले देखो वादे तो करने होते हैं। आप जैसे भाजपा को आप ले लें, कितने वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे। इलेक्शन से सब पहले सब वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद काम वही होता है जो जमीन पे जो जिस चीज की तवक्का हो, जो मतवक्का हो, जितना बजट होगा, जितना पैसा होगा, काम उसी हिसाब से होगा। अब ये है कि आवाम को जो है लुभाने के लिए इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए हैं, जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे दूसरी पार्टियां, हर एक पार्टी अपना अपना मंशूर जारी करती है, तो किसके आज तक इतने पूरे हुए हैं? क्या पीडीपी ने जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए? क्या भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? नहीं हो पाते मेरे भाई। हाँ, इतनी बात है, इलेक्शन ट्रेंड होता है, इलेक्शन एक गेम होती है, जो अच्छा खेल गया वो निकल जाता है। तो अब वो उस चेयर पे है, सीएम की उस चेयर पे है, जहां उनको फैसले जो है वो कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। इस स्टेट के लिए 10 साल का जो गैप पड़ा था जमहूरियत में, मुझे लगता है स्टेट में कुछ कड़े फैसले लेंगे, तब जाके ये स्टेट जो है पटरी पे चढ़ेगी। मैं नहीं कहता कि गवर्नर राज में काम नहीं हुआ, बहुत सारे काम अगर डेवलपमेंट के हिसाब से आप देख देंगे तो बहुत सारे काम जो है वो काम गवर्नर राज में हुए जो कभी नहीं हुए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है, ये जो है हमारे मुल्क के लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत जरूरी चीज थी। इसका यहाँ पे आना बहुत जरूरी था। 10 साल हो गए थे, लोग परेशान थे। वोट देना, अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार लानी, ये यहाँ बहुत बड़ी बात थी। इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। एक नई सरकार आई है, चाहे वो कमजोर सरकार है, चाहे कुछ भी है, लेकिन हमारे वोट से बनी हुई चुनी हुई सरकार है। हमें इसको वक्त देना चाहिए। और आगे चल के जब 5 साल के बाद ये काम नहीं करेंगे, तो नेचुरली बात है, लोगों के पास इसका जो होता है वो पावर होती है, सब कुछ होता है आवाम के हाथ में। आवाम चाहे तो वो अगली बार किसी और को बना देंगे, उसमें कौन सी बात है। मुझे लगता है सेंटर जो अपने सीएम साहब है, जो फैसले कड़े लेने हैं, मुझे लगता है उनको लेने पड़ेंगे, जहां तक मेरा अपना नजरिया है। जी खालिद साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपका मैं सोशल मीडिया हैंडल पढ़ रहा था, जी जी उसमें आप पे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप जो है पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट हमेशा बोलते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद जो अब कहीं ना कहीं पे आप भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर मोड पे डिफेंड कर रहे हैं। जी देखिए, अब बात यह है कि जब एक वक्त था, जब इलेक्शन था, सबने अपने अपने राय पेश की, सबने अपना अपना नजरिया रखा, मुखालफत भी की, हमायत भी की, हर चीज जो जिससे हो सका वो किया। लेकिन अब जब के चुनिंदा सरकार बन चुकी है, हमारे स्टेट में जो है सीएम साहब बन चुके हैं, उमर साहब आ चुके हैं, इनके पास मैंडेट आ चुका है, एमएलए साहब हमारे आजाद जान साहब बन चुके हैं। तो अब मुझे बताइए ना, आप झगड़ने से, आप लड़ने से, आप उनकी अपोजिशन करने से क्या फायदा होगा?
हमें अगर लोगों के काम करवाने हैं, हमें अपने मुतलका जो एमएलए हैं उनके साथ मिलकर चलना होगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलना होगा, हमें सियासी लोगों के जो कोई इस वक्त मौजूदा जो सरकार है उसके साथ मिलकर चलना होगा, तभी तो मुमकिन होगा ना मेरे भाई। देखिए 10 साल से हम लोग जो है वो अफसरशाही ने दबाया हुआ है, सुनवाई नहीं थी। बड़ी मुश्किल से अगर किसी की डीसी साहब के पास रसाई हो जाती थी या बीडीओ साहब के साथ, तो चलो अल्लाह अल्लाह खैर तो किसी तरह कुछ काम हो जाते थे, लेकिन बड़ा मुश्किल था क्योंकि आम जो है एक क्लरिकल जॉब करने वाला वो भी नहीं मानता था। अब अल्लाह का शुक्र है कम से कम सरकार तो बनी, हमारी बनी, किसी की बनी, हमारी अपोजिशन की बनी, हमारी हमायत की बनी, किसी की भी बनी, सरकार तो है ना। अब ये कम से कम हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई तो होगी। इफ्तिकार भाई मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है कि काम होते हैं छोटे मोटे काम जो हमारे, जो हम लोग चाहते हैं। अब नौकरियां तो इस वक्त में कोई दे ही नहीं सकता, तो मैं अपना जाती आपको बताऊं कि जितने मैंने एमएलए साहब को काम किए, मैं बेशक मैंने मुखालफत की या उसकी हमायत भी नहीं की या मुखालफत भी नहीं की, गैर जानबदार रहा, लेकिन जितने काम एमएलए साहब को जो उनके जो थे उनके बस में, तो उन्होंने आज तक किए हैं। हमारी एम्बुलेंस 2 साल से खराब थी, हम हमारा वफद किया एजाज साहब के बाद, तो आप यकीन माने चौथे दिन में नई एम्बुलेंस फतेहपुर पहुंच चुकी है। हमारे बहुत सारे मुतालबात है जेजेएम को लेके, हम एमएलए साहब को के पास गए, तो एमएलए साहब ने एक्शन साहब को अपनी रहायशगाह पे बुलाया, वहां पे जो ऑर्डर जारी किए, कुछ यही वहां से ट्रांसफर किए काम करने के लिए। यही तो होता है, हमने काम करवाने हैं। अब यहां भी हम अगर आपस में अपोजिशन रखेंगे, नफरत रखेंगे, तो लोगों के काम कौन करवाएगा, काम कैसे होंगे। तो यही मैं चाहता हूं कि हमें काम करवाने, चाहे कोई भी बन गया, अब बन गया अपोजिशन के भी जितने लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि ये एमएलए साहब के हैं, ये मिनिस्टर साहब के हैं, ये सीएम साहब के हैं। इस वक्त जरूरत है कि गरीब अवाम को इस दलदल से निकालने की, लोगों के काम करने की। मुझे लगता है मेरी बात से सभी सहमत होंगे कि जो जी शोर लोग थोड़े बहुत हैं, जो आगे निकल सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, जो एक ब्रिज का काम गवर्नमेंट के और आम आवाम के दरमियान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उनको आगे आकर इस वक्त इस जो है इस लोगों को इस दलदल से निकालना चाहिए और कोई न कुछ न काम जो है वो करने चाहिए। मेरा यही नजरिया है अपना। आप कोई अपोजिशन वाला क्या कहता है, ये उसका अपना नजरिया है कि मैं किसका हमायती हूँ, किसका मुखालिफ हूँ, ये उनका अपनी एक सोच है। जी भाई। खालिद साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पहाड़ियों की एक देरीना मांग थी जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त मरकज में सरकार है, उन्होंने जो है पिछले साल पहाड़ियों की देरीना मांग को पूरा किया। तो अब कहीं ना कहीं पे रिजर्वेशन को लेके एक सब कमेटी तश्कील दी गई है, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो जो एक रिजर्वेशन को लेकर कमेटी तश्कील दी गई है, तो इस पे आप अपने क्या व्यूज रखना चाहेंगे। मैं यही कहूंगा कि जो इलेक्शन से पहले आप देखेंगे मंशूर में भी था कि जो हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करना या नजरसानी करना, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट हमसे ही वापस ले रही है। जहां आप देखिए ओपन वालों का, जैसे आगा राहुल्ला साहब हैं, उनका वो पर्सनली एक अपना मौकफ है कि वो चाहते हैं कि इस पे रिव्यू हो, ओपन के जो लोग हैं उनको कुछ फायदा हो, क्योंकि ये कैटेगरी जो है वो हद से तजावज कर चुकी है। तो हमारी तरफ से ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो ओपन के लिए है, हमारी भी 50% है। तो इसमें कोर्ट में भी केस चल रहा है, इसमें रिव्यू कमेटी अगर बनेगी वो भी। और आपको मैं बता दूं कि राणा साहब ने, जो हमारे जावेद राणा साहब हैं मेंढर से, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो चीजें हमारे बस में नहीं है हम उन पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने हमें तोहफा दिया है, देखिए ये कोई हमारा कोई ऐसा नहीं कि ये एक दिन में मिल गया या हमने 2-4 नहरें लगा लिए तो वो हमें मिल गया, नहीं। ये हमारी 50 साल की, हमारे बुजुर्गों की, हमारी कौम की मेहनत है। हमने इस बॉर्डर पर रह के जो कुछ तकलीफें देखी उसका ये सिला है। देखिए लोग पढ़ रहे थे, लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे यहाँ पे बम और शैली के साथ मारे जाते थे। हम गरीब लोग थे, हम ऐसे जम्मू जाके दिल्ली जाके नहीं पढ़ पा रहे थे। हम, हमारा एक पिसमानदा और पिछड़ा हुआ तबका था, तो अल्लाह का शुक्र हुआ किसी ने हमें जो है ये एक चीज दे दी। तो हमने हमेशा मुल्क का साथ दिया, इस मुल्क को ऊपर उठाने की कोशिश की, हमने हमेशा यहाँ के अफवाज का साथ दिया, हमने किसी पे पत्थरबाजी नहीं की। ये जमाना गवाह है, ये दुनिया देख रही है। तो सीधी सी बात है, हम पिछड़ी हुई कौमें थे तो हमें ये मिला है। तो अब किसी में ये चीज, ये दम नहीं है कि वो इसके वापस ले रिव्यू करें। वो अगर लगता है उनको ये चीजें कोर्ट में चल रही हैं या हाई कोर्ट में चल रहा है मामला, ये गवर्नमेंट के भी जेर नजर है, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल पहाड़ियों का 1% भी जो है वो कोई काम नहीं कर सकता।
ये बिल्कुल वसूख के साथ हम कह सकते हैं। हाँ, वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे, तो अगर ऐसा होगा तो हमारे बड़े बड़े लायर जो है, हमारे बड़े बड़े लीडर ऊपर बैठे हुए हैं। पहले आप देख रहे हैं कि मुर्तजा खान साहब ने कोर्ट में जाके जो है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो हमारे अगेंस्ट एक अर्जी लगी हुई है। अगर ये केस भी जाएंगे कोर्ट में तो सब कुछ चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पहाड़ी सरकरो है, आज हमारा सर फख्र से ऊंचा है, और हम यहाँ से अपने वतन के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा हमें ये तोहफा दिया है, और इसकी हिफाजत हम इंशाल्लाह करेंगे। अगर हमें एजुटेशन करनी पड़ी, कोई चीज भी करनी पड़ी, लेकिन अभी का बरस वक्त है कि आगा रूल्ला साहब के बयान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी फिर वक्त जो दिल्ली गया मेरे भाई वो वापस बच के नहीं आया है। आजाद साहब को देख लें, बघारी साहब को देख लें, किसी को भी देख लें, जो दिल्ली गया वहां से वो कुछ ना कुछ पंगा करने के लिए तैयार रहता है। तो मुझे लगता है अगर रूल्ला साहब वो अपनी एक इमेज बना रहे हैं, मुझे लगता है सीएम बने के क्या क्या चाहते हैं वो। बहरहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहाड़ी कौम जिंदा है, गुजर कौम जिंदा है। हमारे एमएलए एजाज साहब ने और पूरे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पीर पंचाल के एमएलए साहब ने वसूख से कहा है कि हमारी लड़ाई असेंबली में है, बाहर सड़कों पे हमने कोई बयानबाजी नहीं करनी है। तो उन लोगों ने ये पूरा हमें जो है यकीन दहानी, उस दिन आपने देखा है एजाज ने यहाँ कहा था कि मैं गुजर पहाड़ी का 1% भी जो है कम नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं उनके लिए असेंबली में खड़ा हूँ। हमारे 12 एमएलए वहां पे, ये छोटी सी बात नहीं है। इन चीजों पे सरकारें भी गिर सकती हैं, ये हमें पूरा यकीन है। हमारे जो यहाँ से नुमाइंदे गए हैं वो कौम के साथ खड़े हैं, हमें फिक्र करने की जरूरत